नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस MK2 को लेके। एरो इंडिया शो के बाद से तेजस को लेके धमाकेदार अपडेट सामने आ रहे हैं, जिसको देखने के बाद भारत की पश्चिमी सरहद के पास वाले गांव में रहने वाले लोगों की तरफ से सरहद पार से जलने की बू आने की खबर सामने आई है और ऐसा हमको विशेष सूत्रों से पता चला है। इसी बीच HAL की तरफ से तेजस को लेके भी अच्छी खबर सामने आ चुकी है और अभी तेजस MK2 को लेके भी एक और अच्छी खबर सामने आई है, जिसमें HAL की तरफ से बताया गया कि अभी तेजस MK2 की क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू कंप्लीट हो चुका है और 2022 में ही तेजस MK2 को तैयार किया जाने वाला है, जिसके बाद 2023 में तेजस MK2 की पहली टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया जाएगा। अभी इसी को लेके एक खास अपडेट सामने आई है और वो ये कि 2023 में होने वाली एरो इंडिया शो के दौरान भी तेजस MK2 को ऑफिशियली डिस्प्ले करने का फैसला किया गया है। लेकिन इस दौरान तेजस MK2 सिर्फ स्टैटिक डिस्प्ले का हिस्सा होने वाला है, क्योंकि तेजस की लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल 2023 की पहले हाफ के अंदर ही कंप्लीट होने वाली है और इसकी टेस्ट फ्लाइट को सेकंड हाफ में करने का प्लान किया गया है, जिस वजह से एरो इंडिया शो के दौरान उसको एयरवेटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी एरो इंडिया शो के दौरान हमको तेजस MK2 की पहली स्टैटिक डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो कि अभी से ही मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि काफी वायरल होने वाला है। इसकी प्रोडक्शन को 2027 से 2028 के बीच करने का प्लान किया गया है, जो कि 2030 के बाद मिराज और MiG-29 जैसी या फिर जगुआर जैसे फाइटर जेट को रिप्लेस करने का काम करने वाला। और कुल मिलाकर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 170 तेजस MK2 को अपने फोर्स में शामिल करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट मिशन सिमुलेटर्स को लेके। अब मिशन सिमुलेटर आजकल काफी अहमियत दिया जा रहा है, जो कि पायलट्स को ट्रेन करने में काफी कारगर साबित हो रहे हैं। इससे अलग अलग तरह के मिशन को एक ही जगह में सिमुलेट किया जा सकता है, जिससे रूकी पायलट्स को ट्रेनिंग करने में और एक्सपीरियंस पायलट को कॉम्प्लेक्स मिशन को करने में काफी मदद मिलती है और इससे एयरक्राफ्ट की सर्विस लाइफ को भी बचाया जा सकता है। इसी वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने अलग अलग बेस में इनको इंस्टॉल किया जा रहा है और अभी PTA की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट की तरफ से अभी HAL के साथ 2 सेपरेट फुल मिशन सिमुलेटर को सेटअप करने के लिए डील को साइन किया जा रहा है। ये सिमुलेटर एक फिक्स सिमुलेटर होने वाला है, जिनको स्पेशली जगुआर एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन किया गया है और इनको अभी इंडियन एयरफोर्स की जामनगर और गोरखपुर स्टेशन में इंस्टॉल किया जाएगा। इसकी टोटल कॉस्ट लगभग 357 करोड़ के आसपास होने वाली है, जो कि 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस के साथ आने वाली है। अभी किए गए डील के मुताबिक जो पहले फुल मिशन सिमुलेटर्स होने वाले हैं, इस डील के साइन होने के बाद इसको 27 मंथ के अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा और उसके बाद दूसरे को 36 महीने के अंदर कंप्लीट किया जाएगा और आगे चल के इससे हमारे एयरफोर्स के पायलट्स को क्वालिटी कॉम्बैट ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया जा सकेगा। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। PIB की तरफ से रिलीज किए गए ऑफिशियल प्रेस रिलीज के मुताबिक आज हमारे PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाने वाला है। ये एक एडवांस या मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, जिसको स्पेशली नेवल एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया है और इसे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च लैबोरेटरी हैदराबाद और DRDO के द्वारा जॉइंटली डेवलप किया गया है। इसे आगे चल के इंडियन नेवी की सभी मेजर वॉरशिप्स में इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि ये हमारे वॉरशिप्स को दुश्मन के रडार्स और एंटीशिप मिसाइल से एक इलेक्ट्रॉनिक सील्ड को प्रोवाइड करने वाला है। इसमें एक वाइड बैंड इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम और काउंटर मेजर सिस्टम मौजूद है, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम हमको दुश्मन की तरफ से फायर किए गए किसी भी इनकमिंग मिसाइल की एक्यूरेट लोकेशन को ट्रैक करने में मदद करने वाला है, जिस वजह से हम हमारे इंटरसेप्टर मिसाइल या एयर डिफेंस मिसाइल को सही तरीके से गाइडेंस को प्रोवाइड कर पाएंगे। इसमें एक इनबिल्ट रडार सिस्टम भी मौजूद है और इसमें मिशन के बाद सेम डाटा को दोबारा प्ले करने का सिस्टम भी रखा गया है, जिस वजह से हम पोस्ट मिशन एनालिसिस भी सही तरीके से कर सकते हैं और ये बैटल के दौरान किए गए किसी भी गलती को सुधारने में हमको काफी मदद करने वाला है और इसमें हमें पता चलने वाला कि अगर हमने गलती की है तो कहां पर गलती किया था और इसको सुधारा जा सकता है। इसे अभी सबसे पहले हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर NS विक्रांत में और हमारे विशाखापट्टनम क्लास की पहली डिस्ट्रॉयर में इंटीग्रेट किया जा रहा है और आगे चल के ऐसे 12 सिस्टम को भी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से अभी बनाया जा रहा है, जिनको आगे चल के विशाखापट्टनम क्लास की बाकी सभी डिस्ट्रॉयर में और P-17A क्लास की सभी फ्रिगेट में इंस्टॉल करने का फैसला किया गया और आगे चल के इन सिस्टम को हमारे एग्जिस्टिंग फ्लीट में भी धीरे धीरे इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया जाएगा।
और ये हमारे पुराने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को रिप्लेस करने वाले हैं। इसके अलावा आज पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भी ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया गया है। अगला अपडेट टर्की और रशिया की तरफ से है, लेकिन इसके साथ भारत कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अब सब जानते हैं कि S-400 सिस्टम को खरीदने के बाद टर्की को F-35 प्रोग्राम से ऑफिशियली लात मारकर भगा दिया गया था, जिसके बाद टर्की की तरफ से थोड़ा बहुत हंगामा किया गया, लेकिन ऑफिशियली टर्की की तरफ से बाद में अपनी खुद की 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने का निर्णय लिया गया था। अब टर्की के पास फाइटर जेट को डेवलप करने का और मैन्युफैक्चर करने का इतना खास अनुभव नहीं है, और स्पेशली 5th जनरेशन फाइटर्स को डेवलप करने के लिए जो बेसिक टेक्नोलॉजी चाहिए वो टर्की के पास फिलहाल मौजूद नहीं है, और इसी वजह से वो अभी रशिया के साथ बातचीत कर रहे थे, और रशिया की तरफ से भी टर्की को उनकी 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में मदद करने का वादा किया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि भले ही रशिया टर्की को मदद करे या ना करे, इसको लगे हमें क्या दिक्कत होने वाला है, क्योंकि टर्की के साथ हमारा कोई डायरेक्ट एंगेजमेंट नहीं होने वाला है, और टर्की चाहे कुछ भी करे इससे हमें कोई डायरेक्ट खतरा नहीं होने वाला है। लेकिन टर्की जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत ही खास दोस्त है, और हर जगह में टर्की भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देता है। कुछ महीने पहले टर्की की तरफ से यह भी बताया गया था कि पाकिस्तान को वो अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं, और पाकिस्तान के कुछ ऑफिसर भी टर्की के विजिट पर गए हुए थे, जहां पर वो टर्की की 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से भी अपनी खुद की 5th जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट एजेम को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि कब तक डेवलप हो पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, जिस वजह से पाकिस्तान हो सकता है टर्की के साथ मिलकर अभी एक 5th जनरेशन फाइटर को डेवलप करने की या खुद को एक्वायर करने की कोशिश कर सकता है। और अगर रशिया टर्की को यहाँ पर उनकी 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने में मदद करता है और सेम प्रोग्राम में पाकिस्तान इन्वॉल्व रहता है, तो ये आगे चल के भारत के लिए खतरा होने वाला है। हालांकि अभी तक इसको लेके टर्की और रशिया के बीच कोई फॉर्मल एग्रीमेंट को साइन नहीं किया गया, लेकिन टर्की की तरफ से बताया गया कि 2023 तक वो अपनी 5th जनरेशन फाइटर जेट की पहली मॉडल को तैयार करने वाले हैं, जिसके बाद 2026 में इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट करने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके है। पिछली बार जब भारत और चाइना के बीच बॉर्डर मीटिंग को अरेंज किया गया था, यानी कि 13th राउंड की बॉर्डर मीटिंग को 10 अक्टूबर को अरेंज किया गया था, उसमें कोई खास नतीजा सामने नहीं आया था और चाइना की तरफ से पीछे जाने के लिए इनकार कर दिया गया था। और यहाँ तक कि भारत की तरफ से जितने भी प्रपोजल दिया गया था, किसी में भी चाइना की तरफ से सहमति जताया नहीं गया था, और उसके बाद चाइना की तरफ से काफी एग्रेसिव नेचर को दिखा गया था, जिससे बॉर्डर में तनाव थोड़े बढ़ गए थे और उम्मीद किया जा रहा था कि शायद ये चाइना के साथ भारत की बातचीत का आखिरी स्टेप होने वाला है और आगे चल के बातचीत के माध्यम से हमको कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अभी एक बार फिर से दोनों देशों की तरफ से बॉर्डर मीटिंग को अरेंज करने का फैसला किया गया और इस बार दोनों देशों की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से कंप्लीट डिसएंगेजमेंट को करने के लिए डिस्कशन करने का फैसला किया गया है। ये भारत और चाइना के बीच 14th राउंड का बॉर्डर मीटिंग होने वाला है और उम्मीद किया जा रहा है कि इस दौरान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो भी मतभेद चल रहे हैं उन सभी को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अगर इस बार भी भारत और चाइना के बीच कोई मतभेद रहता है और चाइना भारत के साथ सहयोग नहीं करता है, तो आगे चल के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिसएंगेजमेंट को लेके बातचीत की माध्यम हमेशा के लिए बंद होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।